दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चुनाव पश्चिम बंगाल में है और चुनाव के केंद्र में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह कमाल की परिस्थितियां हैं जिसमें वोटरों के जहन में धीरे धीरे यह बात धरती चली जाए कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिताना है या हराना है। इससे हटकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताना है या हराना है, इस पर चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनाव में शुरू हो जाए। यानी लोकतंत्र में वोट देने की परिस्थितियों के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो एनालिसिस है, जो रिसर्च है और जो पूरा माइंड गेम है, वो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के चुनाव के केंद्र में और किसी को नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर चुका है। और इन परिस्थितियों को बल तब और ज्यादा मिला जब आज एक टेप लीक हुआ। यह टेप रणनीतिकार ममता बनर्जी के रणनीतिकार, टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का था। प्रशांत किशोर चंद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिन बातों की दिशा में अपनी बातों को रखना चाहते थे, उसके केंद्र में ममता बनर्जी नहीं थी बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई तमाम परिस्थितियों का जिक्र प्रशांत किशोर कर रहे थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर आखिर नरेंद्र मोदी ने सब कुछ दांव पे क्यों लगा दिया। और दूसरा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई अगर नरेंद्र मोदी किसी राज्य के चुनाव के केंद्र में आकर अगर खड़े हो गए हैं और जनता के सामने अब यह सवाल है कि वह नरेंद्र मोदी को चुनाव हराएं या जिताएं, तो क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव किसी के लिए वाटरलू भी साबित हो सकता है। वही वाटरलू 206 बरस पहले यानी 1815 में वाटरलू के मैदान में ही नेपोलियन हारे थे। नेपोलियन जो पूरे यूरोप पर 2 दशकों तक कब्जा किए रहे, लेकिन वाटरलू उनके लिए बड़ी छोटी लड़ाई थी, लेकिन वहीं पर उन्हें हार मिल गई। तो यह वाटरलू ममता बनर्जी के लिए वाटरलू साबित होगी पश्चिम बंगाल का चुनाव, या फिर नरेंद्र मोदी के लिए होगी। हम इसी सवाल से इस चौथे चरण के चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे सवालों को खड़ा करते हैं, क्योंकि 44 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 135 सीटों पर वोटिंग हो चली है। आने वाले वक्त में 4 चरणों के चुनाव और बचे हुए हैं। इनमें 159 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन ध्यान दीजिए और कुछ अतीत के पन्नों को टटोलिएगा अगर, तो नरेंद्र मोदी पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के केंद्र में आकर खड़े हो गए और उसके जरिए बीजेपी को वोट मिल गई, उनके उम्मीदवार जीत गए। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कहीं नहीं थी, ममता बनर्जी हर जगह थी और ममता बनर्जी को लगभग 46% वोट मिले थे 2016 में। और 2019 के चुनाव में इसमें सिर्फ 2% वोट कम हुए थे, लगभग 44.7% 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2016 में बीजेपी को सिर्फ 9% वोट मिले थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी थे तो वोट मिले थे बीजेपी को 40.9%, यानी लगभग 41%। लगभग 30-31% वोटों का इजाफा नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में। तो क्या इसीलिए बीजेपी ने एक पूरी रणनीति बनाई जिसमें चुनाव के मैदान में दूसरा कोई चेहरा कतई मायने ना रहे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में उसके पास कैडर नहीं है, नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। और तो और जो टीएमसी और सीपीएम या कांग्रेस से निकले हुए चंद लोग हैं वह साथ में आकर खड़े हो गए और जिले दर जिले या पंचायतों के लेवल पर भी बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना सीख लिया। सवाल यह है कि उसके आगे की परिस्थिति पहली बार ममता बनर्जी के रणनीतिकार, जो 2014 में नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार थे, प्रशांत किशोर, 2014 के चुनाव में वह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, रणनीति बना रहे थे। फिर याद कीजिए 2015 में वह नीतीश कुमार और लालू यादव के रणनीतिकार थे, वहां पर भी जीत मिली थी। अब सवाल यह है कि इस लकीर पे जब चलना शुरू कीजिएगा तो क्या वाकई रणनीतिकार की रणनीति के आश्रय वोटिंग पैटर्न चल पाता है या वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। दरअसल जो टेप लीक हुआ है, उस लीक टेप के भीतर में प्रशांत किशोर चंद पत्रकारों से जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि 3 बातों पर वो जोर दे रहे हैं। पहली बात ध्रुवीकरण, जिसका जिक्र हमने आपने बार बार किया है।
दूसरी स्थिति दलित वोट जो 27% है पश्चिम बंगाल के भीतर में, वह बीजेपी के साथ जा रहा है। और तीसरी स्थिति एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं है, जो बीते 7 वर्ष में इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश की बेरोजगारी को लेकर या आत्मनिर्भरता के नाम पर इस देश को बेचने की परिस्थितियां जो भी नरेंद्र मोदी की सत्ता ने इस देश में पैदा की, वो एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी को लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव में है ही नहीं, वो ममता बनर्जी को लेकर। इसका जिक्र प्रशांत किशोर। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे यहीं से असल बात शुरू होती है। अगर एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी की तमाम आर्थिक परिस्थितियों को लेकर, सामाजिक परिस्थितियों को लेकर नहीं है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और वह चुनाव के केंद्र में आकर खड़े हो गए हैं जहां पर उनके साथ मुस्लिम नहीं है लेकिन दलित हैं, क्योंकि दलितों के होने की परिस्थितियों का जिक्र प्रशांत किशोर भी टेप में कर रहे हैं। यहीं से सवाल होता है कि आज जिन 44 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें ध्यान दीजिए। हुगली में शेड्यूल कास्ट की तादाद लगभग 42-43% है। हावड़ा में सबसे कम है और यह है तकरीबन 22.5%। दक्षिण 24 परगना में लगभग 35%, जलपाईगुड़ी में लगभग 42-43% और कूच बिहार में 62%। यानी ध्यान दीजिए तो इसके ठीक समानांतर अल्पसंख्यक समुदाय कहिए या मुस्लिमों को कहिए तो यह सिर्फ दक्षिण 24 परगना में ही 35% है। लेकिन इसके दूसरी परिस्थिति में जब आप जाइएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में 31% वोट सिर्फ 3 वर्ष के भीतर, यानी विधानसभा से लोकसभा के भीतर आते आते अगर बीजेपी के बढ़ गए और उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी थे, तो क्या वाकई यह स्ट्रेटजी बीजेपी की सफल हो गई, जहां पर नरेंद्र मोदी को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया गया। आज हिंसा भी हुई, 4 लोग मारे भी गए। केंद्रीय सुरक्षा बल को लेकर कटघरे में ममता बनर्जी ने खड़ा भी किया, हालांकि उन्होंने इनकार किया कि हमारी गोली से 4 लोग मरे हैं। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है। ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि कल ममता बनर्जी वहां पर मार्च करेंगे कूच बिहार के इलाके में, जिस इलाके में 4 लोगों की मौत हुई है और आने वाले वक्त में 159 सीटों पर वोटिंग बची हुई है। तो क्या ममता बनर्जी के तेवर आखिरी वक्त तक संघर्ष करने की परिस्थितियों में खुद को केंद्र में लाकर खड़ा कर पाएंगी? क्योंकि अब पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे बड़ा इस मायने में हो चला है कि ममता बनर्जी चुनाव के केंद्र में है या नरेंद्र मोदी है, क्योंकि हर वोटिंग के दिन 2 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उसको सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया और तमाम मेन स्ट्रीम पे लगातार दिखाया जाता है। वहां की भीड़, वहां का असर, वहां के शब्द दिखाए जाते हैं। लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा सवाल है। नरेंद्र मोदी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हिंदी है। उस हिंदी को ग्रामीण बंगाल में समझने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। शहरी तौर पे तो आप प्रभावित लोगों को कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है कि ग्रामीण इलाके में ममता बनर्जी का जो संवाद है वो सीधे सीधे संवाद है।
अब यहां पर सवाल होता है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर ने एक शब्द का जो इस्तेमाल किया कि पश्चिम बंगाल के लिए नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर है, भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं, अगर इन शब्दों का इस्तेमाल प्रशांत किशोर जो कि ममता बनर्जी का रणनीतिकार है वो अगर कह रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या ग्रामीण बंगाल के भीतर भी नरेंद्र मोदी की पहुंच और उनके जरिए लोगों को चकाचौंध होने की परिस्थितियां आ चुकी है। लेकिन फिर हमें लगता है कि एक परिस्थिति ममता बनर्जी के साथ और खड़ा कीजिए। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब चुनाव हो रहे थे तो जनता पार्टी के किसी चेहरे को लेकर किसी की रुचि नहीं होती थी। जहां भी चुनावी रैलियां होती थी उतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के रैलियों में बड़ी भीड़ होती थी। और उस भीड़ को देखकर इंदिरा गांधी ने एक वक्त कहा था, दरअसल ये मुझे जिताने नहीं आ रहे हैं, ये देखने आ रहे हैं कि यह कौन शख्स है जिसने इस देश में इमरजेंसी थोपी। और इंदिरा गांधी अपने तौर पर मानकर चल रही थी शायद उनकी हार हो चली है। यह परिस्थिति मौजूदा वक्त में हो सकता है ममता बनर्जी सोचे कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो भी ध्रुवीकरण की परिस्थितियां हैं या जातीय संघर्ष की स्थितियां हैं या इस देश में भीड़ तंत्र की स्थितियां हैं या फिर बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति डामाडोल होने की परिस्थिति है, इस देश के भीतर में तमाम चीजें कॉरपोरेट को देने की स्थिति है, क्या वाकई यह परिस्थिति ममता बनर्जी के हक में जाएगी? इसीलिए ध्यान दीजिए, आज सिंगूर में भी वोटिंग हुई। सिंगूर कहीं ना कहीं किसान संघर्ष और ममता बनर्जी की पहचान के साथ जुड़ा, लेकिन इसके साथ साथ जिस टाटा की नैनो के लिए किसानों की जमीन सिंगूर में ली जा रही थी उसको जगह और किसी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दी थी। नैनो अब नहीं है, नैनो फेल हुई, पास हुई, एक दूर की बात है, लेकिन उस कॉरपोरेट कल्चर के लिए स्पेस नरेंद्र मोदी ने 2008 में दिया था। और जिस 2008 में किसानों के संघर्ष को लेकर ममता बनर्जी संघर्ष करते हुए सत्ता में आई, वो सारे सवाल मौजूदा वक्त में जिंदा हैं या मर गए, यह भी एक सवाल है। इसका अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी को लेकर है और नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं है, तब यहां पर सबसे आगे की परिस्थिति यह है कि इस देश के भीतर में 164 योजनाओं का जिक्र नरेंद्र मोदी की सत्ता ने किया है और उसमें 3 योजनाओं का जिक्र वो बार बार पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी प्रचार में कर भी रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा है किसानों का सम्मान निधि जो ममता बनर्जी नहीं दे पा रही है, जो सेंटर की पॉलिसी है। दूसरी परिस्थिति वो बता रहे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस की स्थिति है और तीसरी जनधन से जुड़ी हुई तमाम लाभ की परिस्थितियों को बता रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कल्ट फिगर के तौर पर प्रशांत किशोर ने क्यों शब्द का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी को लेकर। हमें लगता है कि आज पश्चिम बंगाल के चुनाव के समानांतर उन स्थितियों को समझिए जहां पर दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी को पराजित किया था। यहां भी चुनाव प्रचार के लिए और गलियों में देश के गृह मंत्री घूमे थे, नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन केजरीवाल जीत गए। लेकिन धीरे धीरे क्या स्थिति हो गई, सारे अधिकार छीन लिए गए केजरीवाल से और वो एलजी के हाथ में चले गए। यह पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं जीत सकती है तो राज्य को कन्वर्ट कर दिया गया केंद्र शासित राज्य में। तीसरी स्थिति, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए तो एमएलए ही नहीं बल्कि सबसे पुराने सांसद जो ज्योतिरादित्य थे उनको भी शिफ्ट करा लिया अपने साथ। चौथी स्थिति महाराष्ट्र की अब नजर आ रही है, जहां शिवसेना ने साथ छोड़ा तो अब उस पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। यानी यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वाटरलू का जिक्र करें, नेपोलियन का जिक्र करें या एक ऐसी परिस्थिति का जिक्र करें कि पश्चिम बंगाल का चुनाव दरअसल 2 लीडर, एक क्षत्रप है और दूसरा राष्ट्रीय नेता है, दोनों की जीत हार से एक ऐसी परिस्थिति भविष्य की राजनीति में छुपी हुई है जहां क्षत्रपों का महत्व इस देश में बचेगा या नहीं बचेगा। ममता बनर्जी की हार के साथ टीएमसी बिखरेगी क्योंकि 24 जिले ऐसे हैं जहां पर ममता बनर्जी के साथ छोड़कर ममता बनर्जी के नेता ही गए हैं। उसमें बहुत सारे नेता करप्शन के चार्ज में भी फंसे रहे। शुरुआत मुकुल राय से कीजिए, नारदा शारदा से जुड़े हुए इन 24 जिलों में बड़ी तादाद में लोग हैं जो बीजेपी में चले गए। जाहिर है ममता अगर हारती है चुनाव तो वो सारा बिखराव शुरू होगा और ममता बनर्जी की जो एक अपनी स्थिति है लोकप्रियता, तेवर और स्ट्रीट फाइटर के तौर पर, वो कहीं डगमगाने लगेगी।
लेकिन अगर यही वाटरलू नरेंद्र मोदी के लिए साबित हो जाता है तो फिर एक नई मुश्किल इस देश में बीजेपी के सामने शुरू होगी, जहां क्षत्रपों के लिए ऑक्सीजन का काम पश्चिम बंगाल में ममता की जीत करेगी। लेकिन फिर वही सवाल है कि आने वाले 4 चरणों को लेकर केंद्र में इस चुनाव में कौन रहता है? ममता बनर्जी को जिताना है, हराना है, यह सोच डेवलप होगी, या नरेंद्र मोदी को जिताना है या हराना है, फिर यह सोच और तेजी से हावी करने की परिस्थितियां होती चली जाएगी। क्योंकि जब हम इन चीजों का बात कर रहे हैं तो उसमें एक सवाल और दिमाग में रखिए। दरअसल ये ध्रुवीकरण की पूरी परिस्थिति जो है वह एक शब्द पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 30% मुस्लिमों की मौजूदगी जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रही, सत्ता उसकी हो गई। इसी में बत्ती या कहें आग लगाने की कोशिश बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने यह कहकर की कि तो क्या बाकी 70% हिंदुओं की हैसियत कुछ भी नहीं है? तो क्यों नहीं ये सारे साथ हो जाते हैं? और रिसर्च और एनालिसिस बताती है इस 70% में से अगर 60% हिंदू बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। यानी ये 30% मुस्लिम अगर एकमुश्त टीएमसी के साथ भी चला जाए तो भी बीजेपी जीत जाएगी, अगर 60% ध्रुवीकरण हिंदुओं के वोट में अगर हो जाए। इसी को साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। इसीलिए ध्रुवीकरण की जो राजनीतिक समझ है वह शायद उसके जाल में ममता बनर्जी फंसी है, इससे कतई इनकार नहीं है। अब सवाल यह है कि अब आने वाले 4 चरणों के चुनाव में जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ है, खासतौर से 6ठा और 7वां चरण जो है वो तो ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां पर उसको जीत हासिल होनी है। लेकिन केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर दीजिएगा तब क्या होगा? इसके बाद का सवाल यह है कि आज जिन 44 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें अगर माइनॉरिटीज के वोट देखिएगा तो सिर्फ हुगली में 15.8%, जलपाईगुड़ी में 11.5%, कूच बिहार में 25.5%, 24 परगना में 35.6%। इसके ठीक पैरेलल में अगर दलित वोट बीजेपी के साथ जा रहा है तो जिस बात का जिक्र बार बार रणनीतिकार करते थे कि ममता शुरू ही कर रही है लगभग 15 से 20% वोट के साथ और बीजेपी 0 से शुरुआत कर रही है, लेकिन अब जो परिस्थिति का जिक्र कर गए संयोग से प्रशांत किशोर, उस रणनीति का हिस्सा यह है कि वह भी शुरुआत कर रही है 15 से 20%, क्योंकि 27% दलितों की मौजूदगी है वहां पर। और इसमें सबसे बड़ी स्थिति बनती है महिलाओं की। क्या वाकई महिलाओं को लेकर ममता बनर्जी का साथ है? खास तौर से अगर आप ध्यान दें तो दक्षिण 24 परगना की जो सीटें हैं, सोनारपुर दक्षिण, सोनारपुर उत्तर, जादवपुर में तो महिलाओं की तादाद लगभग 1,55,000 है और पुरुषों के वोटरों की तादाद 1,44,000 है, यानी लगभग 11,000 वोट महिलाओं के ज़्यादा हैं। इसी तरीके से टॉलीगंज, बेहाला का दोनों इलाका जो है, या भांगर या कस्बा का इलाका, ये तमाम जगहों पर महिलाओं की मौजूदगी सबसे ज़्यादा है। अगर जीतना है ममता बनर्जी को और आने वाले वक्त में 159 सीट का जो जिक्र हो रहा है उसमें फिर एक शब्द पहले लेकर आइए। प्रशांत किशोर इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मोदी को कल्ट फिगर भी बता रहे हैं और पूरी बातचीत के केंद्र में मोदी को भी रख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो परिस्थिति बन रही है उसमें नरेंद्र मोदी ने जो राजनीतिक आत्मनिर्भरता पश्चिम बंगाल के चुनाव में अलग अलग मुद्दों के आश्रय खड़ी करनी थी वो खड़ा नहीं करके उन्होंने सीधे सीधे दीदी यानी ममता बनर्जी को लाकर ही खड़ा कर दिया और यहीं से बीजेपी को ऑक्सीजन मिलने की शुरुआत हुई। यानी उन्होंने कोई दूसरा मुद्दा नहीं छोड़ा, किसी नेता को नहीं छुआ, कोई मुद्दे का जिक्र इस रूप में नहीं किया कि उसकी क्या परिस्थिति है, किस रूप में, हर के केंद्र में ममता बनर्जी को लाकर खड़ा कर दिया। और ममता बनर्जी ने भी हर मुद्दे के केंद्र में वहां के नेताओं को खड़ा नहीं करके नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर दिया जो देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी चाहे अनचाहे जो एक टसल और टक्कर की परिस्थिति थी वो ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गई और नरेंद्र मोदी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी पश्चिम बंगाल में मैटर नहीं कर रही है। तो क्या यह माना जाए कि जिस रणनीति को बीजेपी लगातार बनाने की कोशिश कर रही थी और उसमें वो 3 बातों का जो जिक्र करती थी अपनी योजनाओं को लेकर, जिसमें किसान मजदूरों का जिक्र वो लगातार करती रही, ऐसी परिस्थिति में पहली बार पश्चिम बंगाल के उस पुनः जागरण काल को भी लोग याद करने लगे और कहने लगे, एक वक्त चलता था कि
हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, और उस पीरियड में यह भी चलता था कि मुस्लिम उर्दू पाकिस्तान। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में लाकर खड़ी कर दी गई? यकीनन कर दी गई। लेकिन इसके अगला सवाल यह है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, कि बीजेपी ने कभी पश्चिम बंगाल में सत्ता संभाली नहीं है, जीती नहीं है। तो क्या लोग पहली बार महसूस कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाए? एक दूसरी बात, क्या पहली बार वोटर यह महसूस कर रहा है कि बीजेपी जिन मुद्दों और जिन तेवर के साथ आ रही है वो आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में आग लगाने का काम करेगी? वो कौन सी परिस्थिति है? यहां पर से तीन सवाल सबसे बड़े पैदा होते हैं, क्योंकि अभी आधी सीटों से ज़्यादा बची हुई है सीट जहां पर वोटिंग होनी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलितों को लेकर ममता बनर्जी के पास अगर कोई पॉलिसी, अगर कोई नारा नहीं है, तो फिर आने वाले वक्त में उसके हिस्से में उनके वोट क्यों आएंगे? दूसरी परिस्थिति, माइनॉरिटीज चाहे अनचाहे जो अभी तक बहुत वोकल था वो साइलेंट हो गया है पश्चिम बंगाल में, उसे भी समझ में आने लगा है CAA और NRC। तीसरी परिस्थिति, ममता बनर्जी इस परिस्थिति को नहीं समझ पाई कि सटा हुआ राज्य असम का है, जहां पे 5 साल बीजेपी की सत्ता रही और वहां से उठते सवालों को लेकर वह पश्चिम बंगाल से जोड़ दे। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, बीजेपी ने बड़ी रणनीति के साथ असम की तमाम परिस्थितियों में से किसी भी मुद्दे को पश्चिम बंगाल के चुनाव में ना उठाया और असम में भी नहीं उठने दिया। यानी एक साइलेंट परिस्थिति के साथ बीजेपी उस खेल को खेलती रही। लेकिन फिर यहीं पर सबसे बड़ा और आखिरी सवाल है, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी अगर इस देश के भीतर में पश्चिम बंगाल एक ऐसी प्रयोगशाला बीजेपी या RSS के लिए हो चला है, जहां पर यह महसूस पश्चिम बंगाल के वह लोग करने लगे जो सदियों से और पीढ़ियों से हिंदू मुस्लिम एकता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हों, तो फिर यह भारत को बदलने की एक नई परिस्थिति है। और दूसरी बात, अगर यह महसूस होने लगा है कि हिंदू की सत्ता पश्चिम बंगाल में कभी नहीं रही, तो फिर यह भी परिस्थिति शायद भारत के लिए एक नई परिस्थिति और नाजुक परिस्थिति की दिशा में ले जा रही है। तो 135 सीटों पर जहां पर वोटिंग हुई है, उसमें चरणबद्ध तरीके से अगर देखें कि कितनी सीट किसके पास जा रही है, हमें लगता है कि चौथे चरण के बाद से, जब सिर्फ अब बंगाल का ही चुनाव बचा हुआ है और आने वाले 29 अप्रैल तक बाकी 4 चरण पूरे हो जाएंगे, उसके भीतर में सबसे बड़ा सवाल यही है, ममता बनर्जी खुद को पश्चिम बंगाल के केंद्र में ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। और लाख टके का सवाल तो यही है, जो प्रशांत किशोर ने बातचीत की उस टेप को लीक किसने किया? किसी जर्नलिस्ट ने किया या प्रशांत किशोर खुद ने किया? कई सवाल हैं इसके साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।